मध्य प्रदेश में चुनावी रण शबाब पर है। दोनों बड़े दल आमने सामने हैं और एक दूसरे पर वार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इसी कड़ी में कांग्रेस परिवारवाद और क्षत्रपवाद के आरोपों में घिर गई है। इसकी शुरुआत तब हुई जब पीसीसी चीफ कमलनाथ का एक ऑडियो सामने आया, जिसमें वो शिवपुरी में पूर्व विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के टिकट कटने का विरोध करने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि टिकट दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने काटे हैं, वो उनके कपड़े फाड़े। दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़े। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने भी एक ट्वीट कर कमलनाथ पर कटाक्ष किया। दिग्विजय ने कहा कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और द्वंद्व दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि लोग धैर्यपूर्वक समाधान निकालें। इसके बाद कांग्रेस का वचन पत्र जारी करते समय जब कमलनाथ और दिग्विजय आमने सामने आए तो उनपे फिर इसको लेकर तकरार दिखी। कमलनाथ ने ये कहकर मामले को हल्का करने की कोशिश की कि उन्होंने अपने कामों की गालियां खाने के लिए दिग्विजय को पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। तो दिग्विजय ने कहा कि ये फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं, कपड़े किसके फटेंगे और गाली कौन खाएगा। मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ। लेकिन कांग्रेस की कला यही तक सीमित नहीं रही। दिल्ली में कांग्रेस के टिकटों पर मंथन चल रहा है। तमाम क्षत्रप इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही, उनके समर्थक नजरअंदाज हो रहे हैं। उधर छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सांसद पुत्र नकुलनाथ ने 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दी। परासिया से सोहन वाल्मीकि और कमलेश शाह को प्रत्याशी घोषित कर दिया। इस आम सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे स्थानीय विधायक और आने वाले विधानसभा के प्रत्याशी मेरे भाई कमलेश शाह जी। ये कोई प्रत्याशी का चुनाव नहीं है। वैसे तो सोहन भैया ही हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन आप सोहन भैया को वोट नहीं दे रहे, आप कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। कांग्रेस की इस किचकिच पर बीजेपी तंज कस रही है। कमलनाथ और दिग्विजय के गोलवार पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के नेता ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि गाली खाएं। तो वीडी शर्मा ने नकुलनाथ के प्रत्याशी ऐलान करने को परिवारवाद का नमूना बताया। गालियां खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी दी गई है और श्री कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया है कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दे रखी, जो अभी तक वैलिड है। अब मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खाना पड़े, और गाली खाना पड़े तो खुद ना खाएं, दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे। ऐसे ही सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी भी इन्हें श्री दिग्विजय सिंह जी को ही दे रखी थी। तो पहले भी बंटा ढार हुआ और बाद में भी बंटा ढार ही हो गया। क्या गांधी परिवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और समस्त सीडब्ल्यू से ऊपर है? नकुलनाथ या उसके पास ठेका है टिकट बांटने का? परिवारवाद तो हमने सुना था और परिवारवाद की गारंटी तो कांग्रेस है। परिवारवाद में बेटे को टिकट मिलना भी सुना था, पर टिकट बेटे के द्वारा बांटे जाना एक अनूठा उदाहरण। जिस तरह से नकुलनाथ ने पांडुरना में प्रत्याशी की घोषणा करते हुए नीलेश उइके को टिकट दिया, उससे साफ हो गया है कि नकुलनाथ उम्मीदवारों की सूची अपनी जेब में लेकर के चलते हैं। इस घटनाक्रम के बीच कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। विंध्य में कांग्रेस के क्षत्रप रहे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास के पोते सिद्धार्थ तिवारी राज ने भाजपा की सदस्यता ले ली। उनके साथ ही पन्ना जिले की गुन्नौर सीट से पूर्व विधायक भुंदर चौधरी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस में दिग्गजों के बीच चल रहे कोल्ड वॉर, क्षत्रपवाद और बगावत ये संकेत दे रहे हैं कि उसमें ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि कांग्रेस को घेरने वाली बीजेपी में भी सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों के बाद भी उसकी 5वीं सूची अटकी हुई है। कहा जा रहा है कि उसके बड़े नेता इसको लेकर आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा ऑल इज नॉट बेल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित।
चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आईएनडी एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या कांग्रेस में नहीं है ऑल इज वेल? कमलनाथ और दिग्विजय में क्या चल रहा है कोल्ड वॉर? नकुलनाथ को कैसे मिले प्रत्याशी तय करने के अधिकार? कांग्रेस को घेरने वाली भारतीय जनता पार्टी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल अब चुनाव के नजदीक है, लेकिन कभी जब प्रत्याशी महीनों पहले तय हो जाते थे, अब दिनों में सिमट रहे हैं। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मतदान है और मध्य प्रदेश में 17 को, मतलब 17 और 10 27 कुल मिला के एक महीना है, लेकिन अभी भी प्रत्याशियों की सूची आनी बाकी है। और कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी सब जानते हैं कि इन दोनों लोगों के पास ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान है। अप्रत्यक्ष रूप से दिग्विजय सिंह जी चूंकि 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश को बहुत बेहतर से समझते हैं और अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पिछले चुनावों में भी उन्होंने काफी मेहनत की थी। उनका जनता से जमीनी जुड़ाव किसी से छुपा नहीं है। तो जो यह बात करते हैं कि दिग्विजय सिंह जी को दरकिनार करके अगर आप कांग्रेस में जीत हासिल कर सकते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जरूरत है कि दिग्विजय सिंह जी भी अपना काम करें, जरूरत है कि कमलनाथ जी भी अपना काम करें, बाकी लोग भी तादाद में रहें, नेतृत्व में रहें, तो कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अब वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो चुनाव है वो पहली बार है कि यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस पर कोई स्पष्टता से बोल नहीं रहा है। और पहली बार चुनाव राष्ट्रीय नेतृत्व के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। मोदी जी केंद्र में हैं, बाकी मध्य प्रदेश के बड़े नेता जो है मोदी जी के दाएं बाएं खड़े हैं। तो केंद्र में मोदी जी हैं, केंद्र में केंद्रीय नेतृत्व है। यह भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के मंच पर भी कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री महोदय का नाम प्रधानमंत्री जी नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार की बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस करती है और कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि बड़ा हल्का फुल्का प्रहसन था, गंभीरता होगी तो निश्चित रूप से बैठ के सुलझा लेना चाहिए। लेकिन यह चीजें ऐसी हैं कि राजनीति में इन दृश्यों को, इन चर्चाओं को एक दूसरे तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जरूरत है कि राजनीति अब जिस प्रकार से त्रिशूली हो चली है, बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है कि चुनाव में बहुत सोच समझ कर बोलें। हास्य प्रहसन हो, हास्य परिहास हो, तब भी ये देखने की जरूरत है कि उसको विपक्षी दल कैसे लेगा, उसको प्रतिद्वंदी कैसे लेगा और जनता के सामने कैसे प्रस्तुत करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी एक परसेप्शन निर्मित किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि यहाँ भरोसे का संकट है। अब वर्तमान मुखिया पर केंद्रीय नेतृत्व का और पार्टी का भरोसा नहीं है, और वहाँ कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के बीच में एक खाई, इस प्रकार की बातें हो रही हैं। तो क्या वाकई में मतलब सिचुएशन हो आउट ऑफ कंट्रोल, तो यहाँ तो मुंह को घुमाकर गोल भी नहीं बोल सकते कि ऑल इज वेल है, क्योंकि ऑल इज वेल बोल भले ही लो, लेकिन जनता तय कर देगी कि ऑल इज वेल है या नहीं है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। संतोष सिंह गौतम जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। रंजन श्रीवास्तव साहब, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। तो डॉक्टर गुलरेज जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच में मतलब कपड़े फाड़ना या ये सब, ये उपमा है मूलतः, कपड़े तो नहीं फटेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता से ले रही है। लेकिन जिस बात पे कपड़े फट रहे हैं वो रघुवंशी जी कुछ सालों तक आपकी बंसी बजा के वहां गए। देखिए, जहां तक कार्यकर्ता का आने जाने की बात है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, मूल्यतः मैं बोलता हूं कि 3 प्रकार का कार्यकर्ता होता है। कोई भी दल हो, राजनीतिक दल कोई सा भी हो। एक कार्यकर्ता वो होता है जो बहुत कम मिलता है,
जिसका जो लक्ष्य होता है वो केंद्रित होता है कि देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए मुझे काम करना है और इसलिए मैं राजनीति में एंट्री किया हूं, तो वही मेरा लक्ष्य है। दूसरा, जो बल्क ऑफ कार्यकर्ता होते हैं, अधिकांश कार्यकर्ता किसी भी दल के अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं कि उनका कुछ मन तो होता है कि हाँ, मुझे देश के लिए और समाज के लिए भी काम करना है, प्रदेश के लिए भी काम करना है, कुछ विचारधारा भी है, लेकिन कुछ खुद की महत्वाकांक्षाएं भी हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता अधिकांश होते हैं, लेकिन कुछ प्रतिशत हर दल में कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो केवल और केवल महत्वाकांक्षा के लिए कार्य करते हैं। ना विचार से कोई मतलब होता है, ना उनकी कोई धारा होती है। उनकी धारा यही होती है, जहां महत्वाकांक्षा पूरी हो तो वो कांग्रेस में जाएंगे या बीजेपी में पिछली बार जो 30 आए थे, लेकिन हाँ, पिछली बार जो 30 आए थे वो कौन से नंबर वाले थे? देखिए, उनमें से जो लोग वापस चले गए, सिंधिया जी के साथ क्या आप पूछ रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग आए थे, केवल विधायक ही नहीं आए थे, बहुत से और भी लोग आए थे साथ में। और उनमें से जो सच में विचारधारा से साथ आए थे, कुछ प्रेरित होकर आए थे, शिवराज जी को देख के, मोदी जी को देख के, रीति नीति को देखकर, वो आज भी यहाँ पर है। कुछ ने छोड़ दी पार्टी क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे हमारे विचार के साथ, वो अपने घर पे वापस हो गए। लेकिन अभी जो आप पूछे ना दिग्विजय सिंह जी का, कमलनाथ जी का, ऐसा नहीं है कि जो हल्की फुल्की बात है ये। आप ये देखिए कि इसमें मीडिया समेत सबकी आंखों में कैसे छुल चुकी गई। अभी एक बात कर रहे हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो डांट खाने की, गाली खाने की दिग्विजय सिंह जी को दे रखी है, अगर ये बात होती तब तक तो ठीक था कि इनके बड़े पुराने मधुर संबंध है, दोस्ताना है, सब कुछ है। लेकिन उन्होंने जो कमलनाथ जी ने कहा था दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, के कुर्ते फाड़ो, तो जयवर्धन का भी नाम उन्होंने ऐड किया। क्योंकि एक तो है ना प्रतिस्पर्धा चल रही है अपने बच्चों को सेटल करने की, दूसरी एक और समस्या क्या है, समस्या नहीं, राजनीति, कुटिल राजनीति कमलनाथ जी की। उनको दिख रहा है कि हार होना निश्चित है। अब ये हार का ठीकरा किसके सिर पे फोड़ा जाए, तो ऑलरेडी एक सर ढूंढ रहे कि ये रहा दिग्विजय सिंह का सर और ये रहा जयवर्धन सिंह का सर। तो ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है हार का ठीकरा फोड़ने के लिए। चलिए मैं पूछ लेता हूं, संतोष सिंह जी, उन्हें रघुवंशी जी के जाने का गम नहीं है, आनंद इसमें आ रहा है कि रघुवंशी जी के जाने से कपड़े फटौगल की जो नौबत आ रही है उसका उन्हें, मतलब रघुवंशी जी के जाने का कोई समस्या नहीं है। रघुवंशी जी कार्यकर्ता नहीं थे, सिटिंग एमएलए थे और एमएलए के पद से त्याग देके वो गए हैं। हालांकि अब उनकी भी बहुत इस समय फजीयत हो रही है। अगर वो विचार के लिए गए हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस के हाथ को मजबूत करें। लेकिन अगर वो सिर्फ एमएलए बनने के लिए या टिकट के लिए गए थे तो फिर मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ इतने लंबे समय तक रहा हो, वो विचार को उन्होंने साइड में रख दिया और वो दूसरे दल में चले गए। मतलब जो चाल चरित्र, चेहरा और जो पंचनिष्ठाएं हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही। लेकिन संतोष जी, ये जो नए लोग आते हैं जिनको मौका मिल जाता है ना तत्काल, ये एक नई परिपाटी जो शुरू हुई है और उस पर ठीक है वो मनोविनोद था, हास प्रयास था, लेकिन चुनाव के समय में ऐसी चीजें बाहर आएंगी तो 10 तरीके की चर्चाएं होंगी। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली, लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने हास परिहास के मूड में उस सारी मतभेद को खारिज कर दिया और पूरी जनता ने देखा कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बीच में कितने मधुर संबंध है। भारतीय जनता पार्टी की घबराहट दरअसल उस बात से है। भारतीय जनता पार्टी की घबराहट दरअसल उस बात से है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने कई दौरे मध्य प्रदेश के कर लिए हैं, चुनावी दौरे, लेकिन उन्होंने एक बार भी शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की बात को नहीं स्वीकारा, बल्कि उसे खारिज कर दिया और कह दिया कि कमल का फूल हमारा चेहरा होगा। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ जी जिसको अपने शिवराज सिंह जी जिसको अपनी फ्लैगशिप योजना की तरह पेश कर रहे थे, लाडली बहना योजना, उसका नाम तक नहीं लिया नरेंद्र मोदी ने कहीं पर भी। इसका मतलब उनको उनकी लाडली बहना योजना या किसी पर भी विश्वास नहीं है और वो नहीं चाहते कि शिवराज सिंह की किसी घोषणा को अपना समर्थन दें। दूसरा, अभी जो छापे पड़े इनकम टैक्स के और जो ईडी के छापे पड़ने की तैयारियों के बारे में बात की जा रही है, और जहां वो छापे पड़ रहे हैं वो साफ दर्शाता है कि इनका जो केंद्रीय आला कमान है और प्रादेशिक नेतृत्व है उसमें कितने मतभेद हैं। आप जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, जब उनको मैदान में उतारा गया तो उनकी जो प्रतिक्रियाएं आई उसने साफ बता दिया है कि न नरेंद्र सिंह तोमर खुश है, न कैलाश विजयवर्गीय खुश है, न तो राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता खुश है जिस तरीके से उनको मैदान में उतार दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे टिकट मत दीजिए, मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, इस प्रकार की कई बातें आ रही हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी
पार्टी जिस प्रकार से बौखलाई हुई है, उसके नीचे से जमीन खिसक गई है, सबूतों को मिटाने के लिए जो सतपुड़ा भवन में आग लगा चुकी है, उसको अपना भविष्य साफ दिख रहा है, उसको प्रारब्ध साफ दिख रहा है कि 2023 के दिसंबर में जो परिणाम आएंगे वो किस दिशा में जाएंगे। तो मैं तो ये साफ कह सकता हूं कि अगर दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के बीच छोटी छोटी बातों में भारतीय जनता पार्टी को अपनी संभावनाएं तलाशनी है, वो तलाशे। मैं ये कहता हूं कि हम जानते हैं जन्नत की हकीकत, मगर दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की खुशखबरियां परिवार समेत गोलरेज जी बोल लेने दीजिए, जनता निर्धारित कर लेगी कौन ठीक बोल रहा है। आज की तारीख में नवीन जी, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, गुरु भाई कृपा करके मुझे मौका दे दीजिए, आपकी बारी में मैं नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूं कि 25 लाख रुपए की जो मेडिक्लेम की योजना कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, अपने वचन पत्र में बताई है, और 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा बताया है, जो बताया है उस तरह किसानों के कर्जे माफ करने की बात की है, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की बात की है, 200 रुपए यूनिट तक हाफ की बात की है, और जिस प्रकार से हमारी तमाम योजनाएं कांग्रेस ने बताई हैं, चाहे वो वृद्धों के लिए हो, विकलांगों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, तमाम योजनाओं से भारतीय जनता पार्टी के लोग घबरा गए हैं और वो समझ गए हैं कि हम 25 लाख का मेडिक्लेम कितनी बड़ी बात है। ये केवल बड़ी बात है। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। रंजन जी देखिए, आप भी बड़े चर्चाओं में बैठे, लेकिन जिस प्रकार से अब, वैसे तो संस्कृत में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न, 3 प्रकार के ऐसे कार्यकर्ता, 3 प्रकार के हैं। एक सैद्धांतिक, एक अर्ध सैद्धांतिक और एक पूर्ण महत्वाकांक्षी। तो अर्ध सैद्धांतिक जो कार्यकर्ता है वो, उसकी संख्या ज्यादा है, और महत्वाकांक्षी है वो भी बहुत है, और जो सैद्धांतिक है वो या तो आडवाणी है, या रघुनंदन शर्मा है, या राज चड्डा है, या कहीं कॉर्नर में है। तो अब जो मूल है वो अर्ध सैद्धांतिक और महत्वाकांक्षी के बीच की है, कि किसकी महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक दल ये सोच के कि भैया तुम्हें वहां सेट कर देंगे, निगम मंडल का कमंडल पकड़ा देंगे, तो उसमें भी कुछ न कुछ आता रहेगा और उससे आपका चलेगा, या फिर किसी आयोग में आपको कैबिनेट का या मंत्री का दर्जा दे दिया जाएगा। तो जो महत्वाकांक्षा 10% के आसपास होंगे वो लोग, और 5-7% पे जीत हो जाती है। तो जो महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता को आकांक्षी बना लेगा, उसको समाकांक्षी कर लेगा, वो सेट हो जाएगा। मतलब अब बहुत बड़ा दारोमदार ये जो डैमेज कंट्रोल है उस पर है। जो दल बहुत बेहतरी से कर लेगा, भले ही वो कपड़े फटक डाले, फिर तो वो भाई वो मामा मामा चिल्लाएंगे कपड़े फाड़ के, या ये कमलनाथ चिल्लाएं, इससे कुछ होना नहीं है। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो मैनेज होना ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे? होता है, चाहे वो सैद्धांतिक हो, गैर सैद्धांतिक हो, अर्थसैद्धांतिक हो जी, उसके जो नेता होता है रोल मॉडल होता है जी, और उनको देख के आगे चलना चाहता है। सैद्धांतिक भी और गैर सैद्धांतिक, हर तरह के जो वर्कर होते हैं जी, और नेताओं को रोल मॉडल तरह देखते हैं। वो जो घटना जिस पे चर्चा हो रही है, जिस पे चर्चा शुरू हुई है, अब मेरा मानना है कि देखिए, जैसे आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं IND 24 का, आपने विषय चुन लिया, तो ये जो प्रोग्राम आधे घंटे का नहीं होता है, इसके पीछे पूरी तैयारी होती है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, गेस्ट कौन आएगा, और आप उस बीच में कोई भी काम दूसरा नहीं ले सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि नवीन जी कुछ और जोड़ दीजिए, तो फिर नहीं डायलूट हो जाएगा। अभी पूरा फोकस हमारा प्रोग्राम पे करना है। तो वचन पत्र ऐसा डॉक्यूमेंट होता है नवीन जी, जो कि किसी भी पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, हिस्टोरिक होता है, टर्निंग पॉइंट होता है पार्टी के लिए। आपकी पार्टी के खेल को बिगाड़ सकता है, बना सकता है। मैं चाहते हैं एक तरह से एक विजन नाम का डॉक्यूमेंट होता है आने वाले समय के लिए, ना केवल चुनाव के लिए, बल्कि चुनाव के बाद अगर सरकार आएगी उसके लिए भी, कि सरकार में आपका क्या विजन होगा, किस तरह काम करेंगे आप। मुझे याद है जब पिछली सरकार कांग्रेस की बनी थी, मैं जिस ऑफिस में जाता था गवर्नमेंट में, बिरला भवन की बात में कर रहा हूँ, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऐसा नहीं था, शायद ही कोई ऐसा हो जिसके मेज पे वचन पत्र ना रखा हो। इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। या जैसे बीजेपी का है तो अपना काम करेंगे, हर पार्टी का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट रहता है। ऐसे में कोई अगर विवाद था भी, चाहे रघुवंशी जी को लेकर हुआ, किसी को लेकर हुआ हो, इस विवाद की साया वचन पत्र पे नहीं पड़नी चाहिए थी। और जब आपने बुलाया, दूसरा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आपने सूचित किया कि वचन पत्र के लिए हो रहा है, तो पूरा फोकस वचन पत्र पे होना चाहिए था।
कमलनाथ जी खुद आगे आए, उन्होंने कहा पहले इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। उसको अवॉइड कर सकते थे, अगर अवॉइड करते शायद दिग्विजय सिंह भी जवाब नहीं देते। तो आपने खुद डायल्यूट कर दिया। आज जो न्यूज पेपर से उनकी हेडलाइंस क्या है, हेडलाइन अपने झगड़े को ना जो कपड़े फाड़ना है वो हेडलाइन बन गई। हेडलाइन क्या बननी थी? वचन पत्र। जैसे संतोष जी बोल रहे थे कि 25 लाख का बीमा, 10 लाख का बीमा, बच्चों को जो 3,000 रुपए देने की बात हो रही है, बेरोजगारी भत्ता, स्टाइपेंड की बात हो रही है, किसानों को क्या देने जा रहे हैं, ये हेडलाइन होना था। हेडलाइन क्या बन गया? कपड़े फाड़ने की बात। तो मुझे लगता है कि जो नेता बड़े परिपक्व हैं, जो जिन नेताओं की बात हो रही है, ऐसे चीज से अवॉइड करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि गलती तो हुई है उनकी, और हाथ प्रयास में उसको ढकने की कोशिश करें, कैसे करें, डैमेज तो हो गया है। और भाजपा जो कर रही है उसकी पूरा राइट है, कोई पार्टी करेगी। अगर यहाँ पे कांग्रेस भी होता तो कांग्रेस भी काम करती। जी गुलरेज जी, गुलरेज जी जी अब बोलिए, उस समय बोलना चाह रहे थे ना कुछ। देखिए, कांग्रेस वादे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन उनको पता है उनकी सरकार नहीं आ रही, तो मुंह चलाने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार चलाना है नहीं, मुंह चलाने में कोई तकलीफ नहीं है। उस बहाने कम से कम कुछ मत प्रतिशत बढ़ जाए, कुछ और विधायक उनके मलाई खाने के लिए जीत कर आ जाए, तो ये वचन पत्र जो इनका है उसका केवल ये ही लब्बे लुबाब है। और अभी तो परसों सारे अखबारों में आया है कि शायद तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी प्रति एक महिला को 1 तोला सोना देने की वादा करने वाली है, क्योंकि उनको पता तेलंगाना में सरकार नहीं बन रही, कुछ सीटें जीत ले। 1 तोला नहीं है, 10 ग्राम है। 10 ग्राम मतलब 1 तोला ही तो हुआ ना? नहीं, वो 1 तोला में 16 ग्राम होते हैं। खैर कोई नहीं जी, खैर मुझे इतना नहीं पता उसके बारे में, लेकिन जो मुझे ठीक है 16 ग्राम होते हैं, 10 ग्राम देने की बात कर रही है। तो ये तो अभी चांद सितारे भी तोड़ के लाने की बात कर देंगे, क्योंकि इनको पता है कि सरकार बन नहीं रही, कोई इनकी जवाबदारी रहेगी नहीं, तो ये कुछ भी बोलते और कुछ अपने सीटें जीतवा ले। लेकिन ये जो कमलनाथ का और दिग्विजय सिंह जी का हुआ है ना, ये सच में प्रकाश डालता है चीजों पर, और किस प्रकार की इनकी जंग चल रही है। एक तरफ कमलनाथ कहते हैं कि दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कुर्ते फाड़ो, दूसरी तरफ कमलनाथ के बेटे क्या करते हैं, वो कमलनाथ पहले कहते हैं कि छिंदवाड़ा से टिकट नकुलनाथ जो है वो डिक्लेयर करेंगे, वो उसके बाद वो डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। मतलब आला कमान को भी साइड में रखकर नकुलनाथ आ जाते हैं। आपने एक चीज और देखी होगी कि ग्वालियर में काम कौन कर रहा था? दिग्विजय सिंह का बेटा काम कर रहा था, लेकिन जब प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा आती है तो मंच पर कौन बैठा था? वो बिठाया था नकुलनाथ को, और नकुलनाथ का ही भाषण हुआ था। तो अपने बच्चों को सेट करने की कोशिश है और ठीकरा हार का किसी के ऊपर फोड़ने की प्रतिक्रिया ले लेता कह रहा हूं संतोष सिंह जी। यहाँ तक एक बात और आगे बढ़ के कह रहा हूं साहब, सुन लीजिए कि हो सकता है कि कमलनाथ अभी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद वो इस्तीफा दे दे छिंदवाड़ा की सीट से, वो शायद लोकसभा लड़े और बेटे को विधानसभा लड़वा दे। जी जी संतोष जी जी प्रतिक्रिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि गुलरेज भाई से आग्रह करूंगा कि उनकी पूरी बात को मैंने धैर्यपूर्वक सुनना, मेरी भी बात को वो धैर्यपूर्वक सुने। उन्होंने तेलंगाना का उदाहरण दिया कि वहां पर कांग्रेस ने कोई वादा किया और उसको पूरा नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में ही नहीं आने वाली, तो कुछ भी वादा कर देती है। गुलरेज भाई, कांग्रेस पार्टी ऐसे वादे नहीं करती है। ऐसे वादे करने का जो शगल है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2 करोड़ रोजगार के वादे हमने नहीं किए थे, 15 लाख प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आने के वादे हमने नहीं किए थे, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के वादे हमने नहीं किए थे, 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना मकान होगा, ये वादे हमने नहीं किए थे, काला धन वापस आ जाएगा, ये वादे हमने नहीं किए थे। इस प्रकार के झूठे वादे और जुमले गढ़ने का काम, जिसको अमित शाह भी स्वीकार कर चुके हैं कि चुनाव में वो कई जुमले देते हैं, ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पूरा देश इस बात को जानता है। और जहां तक हमारी बात है, हमने जो वादे पिछले चुनाव में किए थे मध्य प्रदेश में, हमने उसको पूरा किया। अब हमारे किसान कर्ज माफी को ही झुटला देते हैं, इनकी क्या बात करें। और किसान कर्ज माफी के लिए नवीन जी, आप समझते हैं कि विधानसभा के पटल पर यदि कृषि मंत्री ने स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों की 11,500 करोड़ की कर्ज माफी हुई है, उसके बाद शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी यदि उसको झुटला दे, या तो वो कमल पटेल झूठा है, शिवराज सिंह झूठा है, या भारतीय जनता पार्टी झूठी है। तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने की आदतों को मैं दोबारा यहाँ वर्णित नहीं करना चाहता हूं। हमने ये घोषित किया कि 2500 रुपए हम समर्थन मूल्य धान के लिए देंगे और 2600 रुपए गेहूं के लिए देंगे। बात इन मुद्दों पर होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दिग्विजय सिंह जी को कमलनाथ जी ने क्या कह दिया। आप बताइए, 2100 रुपए के बाद किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने 2600 की घोषणा की है और हमने कहा है कि हम इसे 3000 तक ले जाएंगे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। आप दोनों लोगों की प्रतिक्रिया जनता ने सुन ली। रंजन जी से प्रतिक्रिया लूंगा। मेरा मानना, देखिए, जो आपने बड़ा अच्छा इश्यू उठाया है, ऑल इज नॉट वेल, तो ये सभी पार्टियों के लिए सोचने का समय है कि बाद में जो होता है कि ऑल इज नॉट वेल के बाद बोला था ऑल इज वेल,
और लेकिन बेसिक चीजें कि वचन पत्र कुछ भी हो, आपकी लड़ाई घर में हो वहां पे सुलझाइए, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वचन पत्र के माध्यम से लाइए, मैनिफेस्टो के माध्यम से लाइए, जो भी नाम उसका दें, लेकिन जनता के हित सर्वोपरि है, उसी को देखना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बात निकल जाती है और फिर वो दूर तक जाते जाते कैसी होती है कैसी नहीं होती है, ये निर्भर करता है कि उस बात को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो मेरा अपना तजुर्बा है, इसे सबको बता देना, हिदायत से तो अच्छा है किसी को मशवरा देना। जले कुछ भी अगर अपना बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा आसान होता है किसी का घर जला देना, और अच्छा है आपस की बातों को आपस में सुलझा लें। जमाने की आदत है शोलों को हवा देना, तो ये जो शोले हैं वो उससे खुद का दामन न जले, ये देखना जरूरी है राजनीतिक दलों को। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।